स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ टच पे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं CRPC के चैप्टर नंबर 1 से। तो आज इस वीडियो में मैं बस इंट्रोडक्शन दूंगी चैप्टर 1 का। तो CRPC क्या है और सेक्शन 1 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। CRPC का पहले फुल फॉर्म बता दूँ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 है। तो यहाँ पे मेरे पास बेयर एक्ट है, पब्लिकेशन है ये 2022 का, ठीक है। तो यहाँ पास नया वाला बेयर एक्ट है और यहाँ पे मेरे पर्सनल नोट्स है। मैं नोट्स का जो है फ़ोटो एंड में डाल दूँगी और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आइए चलिए शुरुआत करते बिना वक्त को नुकसान किए। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन टू CRPC 1973। तो CRPC को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि लॉ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला हो गया सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा हो गया क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल लॉ, ठीक है। तो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, दैट इज सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। मतलब लॉ भी ना 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो सिविल लॉ टॉक्स अबाउट राइट्स एंड रेमेडीज, वेयर एज क्रिमिनल लॉ टॉक्स अबाउट ओनली अबाउट पनिशमेंट। तो समझ रहे हैं आप, क्रिमिनल लॉ जो है वो हमेशा मैक्सिमम किसी चीज़ के बारे में बात करता है, पनिशमेंट, वेयर एज सिविल लॉ टॉक्स अबाउट राइट्स एंड रेमेडीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ। लॉ हमारे 2 चीज़ में डिवाइडेड है, वो है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा है प्रोसीड्यूरल लॉ। तो CRPC क्या है? CRP एक प्रोसीड्यूरल लॉ है। द वर्ड इटसेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, यानी कि CRPC एक प्रोसीड्यूरल लॉ है, वेयर एज IPC एक सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। तो आप प्रोसीड्यूरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ से क्या समझते हैं? तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जहाँ पे आपको पनिशमेंट डिफाइंड है, ठीक है, सब चीज़ डिफाइंड है, पर वहाँ पे प्रोसेस नहीं डिफाइंड है कि उस सिस्टम का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। देखिए, लॉ दैट डिफाइंस राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज that can be enforced by law is known as substantive law। जो लॉ हमारे राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ को बताता है वो सब्सटेंटिव लॉ है। फॉर एग्जांपल IPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारे लॉ हमारे सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं। और प्रोसीड्यूरल लॉ में CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे लॉ आते हैं। प्रोसीड्यूरल लॉ में ना हम लोग को बताया जाता है कि जो भी लॉ है उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसको एनफोर्स कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई चोरी करता है, ठीक है। तो CRPC क्या करेगा? CRPC विल स्टेट दैट व्हाट विल बी द प्रोसेस हेयर, ठीक है, कि प्रोसेस क्या होगा। जैसे कि IPC में थेफ्ट डिफाइंड है, मर्डर डिफाइंड है, ठीक है, किडनैपिंग डिफाइंड है, पर उसमें डेफिनेशन के साथ साथ सज़ा क्या क्या सज़ा है वो दिया गया है। पर उसके बाद क्या होगा, उसमें प्रोसेस FIR होगा, ट्रायल कैसे होंगे, ठीक है, एविडेंस कैसे कलेक्ट होंगे, प्रोविजंस, बेल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें ना हमारे जो भी एडमिनिस्टर करेंगे वो सारे हमारे CRPC में दिया गया। तो ये तो हो गया हम लोग का CRPC का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आइए सीधा चलते हैं सेक्शन 1 पे। इस वीडियो में बस सेक्शन 1 को एक्सप्लेन किया गया है, अगले वीडियो में सेक्शन 2 को एक्सप्लेन करूँगी। मेरे वीडियोस छोटे छोटे होंगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 हमारा है प्रीलिमिनरी, ठीक है। चैप्टर 1 का हमारा सबसे पहले हमको प्रीलिमिनरी ही देता है। सारे हमारे बेयर एक्ट में सबसे पहले यही होता है। तो सारे बेयर एक्ट में सबसे पहले जो शुरुआत होता है सेक्शन 1, वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से ही शुरुआत होता है। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट में दिया रहता है कि हमारे इस बेयर एक्ट को हम क्या कहेंगे, ये कहाँ तक एक्सटेंट है और इसका कमेंसमेंट कब हुआ था, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सभी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमारा जो CRPC है वो 1973 का है, ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट होने के बाद 1974 में ये आया था, ठीक है, जिसको हमारे इंडियन प्रेसिडेंट ने 25 जनवरी 1974 को कन्फर्मेशन दे दिया था। यानी कि जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीड्यूर इसको कन्फर्मेशन हम लोग को मिला था 25 जनवरी 1974
4, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत कब किया गया? शुरुआत हुआ था 1 डे ऑफ अप्रैल 1974, ठीक है। तो इसको कंफर्मेशन मिल गई थी जनवरी में, पर शुरुआत हुआ ये अप्रैल में, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 1 क्या कहता है? चैप्टर 1 का सेक्शन 1 CRPC का क्या कहता है? तो देखिए सेक्शन 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973, यानी कि ये जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 1 क्लॉज 1, ये कह रहा है कि ये जो हमारा CRPC है उसको पूरा हम लोग कहेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973, ठीक है। तो क्लॉज 2 कह रहा है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे 3 डॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो CRPC है पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, ठीक है। पहले इधर होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो जिसको अब हटा दिया गया है, इसलिए इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा लाइन पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर दैन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 thereof shall not apply, नंबर A टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड नंबर B टू द ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी हमारे CRPC के प्रोविज़न है वो एक भी अप्लाई नहीं होंगे इन 2 स्टेट्स पे, स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज़ पे, ठीक है। बस ये जो 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, बस ये 3 चैप्टर्स अप्लाई होंगे ये 2 जगह पे, और बाकी जितने भी प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। अब आगे पर ये लिखा हुआ है but the concerned state government may by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas, ठीक है, as the case may be, with such supplemental incidental or consequential modification as may be specified in the notification। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी CRPC के प्रोविजंस है वो स्टेट ऑफ नागालैंड पे अप्लाई नहीं होंगे और ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के प्रोविजंस ही इन दोनों जगह पे अप्लाई होंगे, ठीक है। और बाकी जितने प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे, पर वो सारे प्रोविजंस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई हो सकते हैं। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो भी उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो अप्लाई कर सकता है विथ कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, ठीक है। और जो ट्राइबल्स एरिया यहाँ पे जो बात हो रहा है, ये कौन से ट्राइबल एरिया से? ये वो ट्राइबल्स एरिया है जो 21 जनवरी 1972 के पहले तक आसाम के अंडर रजिस्टर हो गए थे, ठीक है। और ये ट्राइबल एरियाज़ का जो भी है वो हमारे 6 शेड्यूल में दिया गया है, पैरा 20 में, ठीक है। तो ये कौन कौन से ट्राइबल एरियाज़ हैं? नंबर 1 द नॉर्थ चाचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, नंबर 2 हो गया द कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, और नंबर 3 है द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सारे जो ये हो गए हमारे ट्राइबल एरियाज़। तो ये जो ट्राइबल एरियाज़ है ना, यहाँ पे जो है हमारे जो CRPC के प्रोविजंस हैं वो नहीं अप्लाई होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अप्लाई नहीं होंगे, बस ये 3 चैप्टर्स ही अप्लाई होंगे, ठीक है। और ये जो ट्राइबल एरियाज़ है वो हमारे 6th शेड्यूल में दिया गया है, पैरा 20, ठीक है। अब हमारा सेक्शन 1 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1st डे ऑफ अप्रैल 1974। ये जो CRPC का शुरुआत हुआ था वो 1st डे ऑफ अप्रैल से शुरुआत हो गया था, ठीक है। तो ये जो टोटल है ये हमारा बात करता है कि सेक्शन 1 CRPC का सेक्शन 1 क्या कह रहा है। तो ये जो है ये पूरे इंडिया में सबसे पहले रिविज़न करवा लेते हैं। सब पूरे इंडिया में है एप्लीकेबल एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़। इन दोनों एरियाज़ पे हमारे CRPC अप्लाई नहीं होगा, बस 3 चैप्टर्स ही अप्लाई होंगे, ठीक है। और ट्राइबल एरियाज़ में ये तीनों एरियाज़ आते हैं, और वो वही एरियाज़ हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले रजिस्टर हो चुके हैं। बस सेक्शन 1 हमारा इसी बारे में बात करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ।